गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 710 710 है यूपीपीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्य और उसके पड़ोसी राज्यों के लोक नृत्य और कुछ कुछ दूसरे राज्यों के लोक नृत्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 20 अगस्त 2021। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत शिशु जन्म के अवसर पर गाया जाता है, बताइए। कहारवा, सोहर, नौका झड़ या कजरी। कौन सा लोकगीत है इनमें से जो शिशु जन्म के अवसर पर गाया जाता है उत्तर प्रदेश में? सोहर। तो सोहर लोकगीत में जीवन चक्र के प्रदर्शन को प्रदर्शित किया जाता है। इस लोकगीत को शिशु जन्म उपरांत उत्सव के रूप में गाया जाता है। बात करें नौका झड़ की, तो यह लोकगीत नाई समुदाय में बहुत लोकप्रिय है और नाई लोकगीत के नाम से भी जाना जाता है नौका झड़। कहारवा की बात करें तो कहारवा विवाह समारोह के अवसर पर कहार जाति द्वारा गाया जाता है। बिहार के लोकगीत से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर और सत्य का चुनाव करना है। मगध में पुत्र जन्म के अवसर पर पंबड़िया नाच होता है और मिथिला क्षेत्र में पुत्री की विदाई के समय समदावन गीत गाया जाता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। तो भारत में क्षेत्रीयता के आधार पर लोकगीतों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राज्य में लोकगीतों की अलग अलग परंपरा रही है। यह लोकगीतों पर्व त्योहारों, शादी विवाह, जन्म, मुंडन, जनेऊ आदि अवसरों पर जो है गाए जाते हैं। देखिए, बिहार में पुत्र के अवसर पर, पुत्र जन्म के अवसर पर सोहर गीत गाए जाते हैं। भोजपुर तथा मगध क्षेत्र में इस अवसर पर जो है पंपड़िया नाच होता है। पंपड़िया लोग जो हैं बच्चे के जन्म की बधाई गीतों के द्वारा देते हैं और बंधावा मांगते हैं। जबकि बिहार की बात करें तो बिहार के मिथिला क्षेत्र में बेटी की विदाई के समय विशिष्ट शैली का गीत गाया जाता है जिसे समदावन कहा जाता है। यत्र तत्र समदावन लोकगीतों को समदाउनी या समदन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा लोकगीत एक पेशा गीत है? कौन सा लोकगीत एक पेशा गीत है? लगनी। तो किसी कार्य के संपादन के समय जो गीत गाए जाते हैं बेश्रम गीत, व्यवसाय गीत या क्रिया गीत की कोटि में आते हैं। इस दृष्टि से लगनी जो है एक ऐसा ही लोकगीत है जो पेशे यानी आजीविका से संबंधित है और बिहार में चक्की चलाकर आटा पीसने के समय स्त्रियों द्वारा लगनी गाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। रामा शब्द किस लोकगीत में अनिवार्य रूप से सुनने को मिलता है? रामा शब्द कजरी में, लंगुरिया में, चैती में या दीना भदरी में? उत्तर प्रदेश के चैती में, बी है इसका आंसर। तो चैती उत्तर प्रदेश का, ठीक है, चैती माह पर केंद्रित लोकगीत है और चैती के महीने में गाए जाने वाले इस राग का विषय जो है प्रेम, प्रकृति और होली है। देखिए, चैती जो है श्री राम के जन्म का भी माह है और इस गीत की हर पंक्ति के बाद सामान्यतः रामा शब्द लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हरदौल की मनोती लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या बुंदेल बघेल दोनों? बुंदेल बघेल दोनों, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो हरदौल की मनोती मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायन परंपरा है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है बांस, सीदेव, पंडवानी, सभी। तो बघेलखंड क्षेत्र में बांस गीत लोक गाथाओं के रूप में गाया जाता है। इसमें गायक, रागी और वादक प्रमुख रहते हैं। ठीक है, बघेलखंड बांस गीत मोर ध्वज एवं कर्ण की गाथाओं पर आधारित महिला केंद्रित गीत है जिन्हें उच्च स्वर तथा कथात्मक गायन शैली के रूप में गाया जाता है। देखिए, बात करेंगे पंडवानी की, उसके बाद सीदेव की। तो पंडवानी मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है जिसमें पांडवों की एक एकल कथा गाई जाती है और पंडवानी में अध्यात्म, धर्म, उद्देश्य, शौर्य, साहस, श्रृंगार सभी भाव सम्मिलित हैं। यह मध्य प्रदेश के गोंड आदिवासी की प्रधान श्रृंखला से संबंधित है।
सीदेव की बात करें तो सीदेव बघेलखंड में जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला एक लोक गायन है। सीदेव लोक गायन में विभिन्न जनजातियां अपने पारंपरिक उत्सवों के अवसर पर विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत का गायन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। शकुनाखर, छकरी, लगन, भूता गीत। और कूट हैं कुछ इस प्रकार। शकुनाखर, देखिए भूता गीत है केरल का, लमन है हिमाचल प्रदेश का, छकरी है कश्मीर की, और शकुनाखर है कुमाऊं का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूता गीत केरल। तो डी का 1 किस किस में है? डी का 1 इसमें है, डी का 1 मतलब बी से एलिमिनेट हो जाएगा ये। और लमन हो जाएगा, देखिए लमन है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। छकरी है कश्मीर की और शकुनाखर है कुमाऊं का। बी है इसका आंसर। तो शकुनाखर हो गया कुमाऊं क्षेत्र का, लमन हिमाचल प्रदेश का, छकरी कश्मीर की और भूता गीत केरल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित लोकगीतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भोजली गीत छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान है और गौरा गौरी लोकगीत आंध्र प्रदेश की विशिष्ट पहचान है। देखिए भोजली गीत और गौरा गौरी ये दोनों छत्तीसगढ़ के लोकगीत हैं। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। तो भोजली अर्थात भोजली, इसका अर्थ है भूमि में जल हो, और इसी की कामना जो है छत्तीसगढ़ की महिलाएं करती हैं गीत के माध्यम से, इसलिए भोजली देवी की अर्थात प्रकृति की पूजा करती हैं वो। दूसरा वाला गलत है क्योंकि गौरा गौरी छत्तीसगढ़ का ही लोक संगीत है। छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी उत्सव एवं गीत बड़े धूमधाम के साथ गाया मनाया जाता है। गौरा अर्थात शिव और गौरी अर्थात पार्वती, यह लोक उत्सव हर साल दिवाली और लक्ष्मी पूजा के बाद मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्न लोकगीतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। भोजली जल से संबंधित लोकगीत है और गौरा गौरी छत्तीसगढ़ का लोक संगीत है और सुआ गीत एक वियोग गीत है। अभी ऊपर देखा हमने भोजली छत्तीसगढ़ का, ठीक है, भूमि में जल हो, जल से संबंधित है, करेक्ट है। गौरा गौरी छत्तीसगढ़ सही है और सुआ गीत भी वियोग का गीत है। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायन मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है? मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है कलगी तुर्रा मसाण्या गीत। कलगी तुर्रा मसाण्या दोनों। तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में कलगी तुर्रा प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है। यह एक प्राचीन लोक गायकी है। इसका जो प्रसार है मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से लगभग मालवा तक है और यह रात्रि के समय लकड़ी एवं तारों से निर्मित वाद्य यंत्रों, जिसे चंग कहा जाता है, की थाप पर शिव की आराधना में गाया जाता है। और मसाण्या गीत की बात करें तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता संबंधी पारंपरिक गीत को मसाण्या गीत कहा जाता है। यह गीत समूह में गाए जाते हैं और मध्य प्रदेश के निमाड़ में इन गीतों को काया खोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काया खोज। नंबर 11 पर आ जाइए। भजन और कीर्तन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। भजन सुगम संगीत का उदाहरण है। कीर्तन के बाद उपासना की आवश्यकता नहीं होती है। कीर्तन के बाद उपासना की आवश्यकता होती है। क्या भजन के बाद उपासना की आवश्यकता होती है? देखिए भजन सुगम संगीत का उदाहरण है, इसके बाद उपासना की आवश्यकता नहीं होती और कीर्तन के बाद जो है उपासना की आवश्यकता होती है, उपासना जरूरी होती है। फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो व्यक्ति के जीवन में एक ही अवलंब होता है और वो है ईश्वर। देखिए व्यक्ति ज्ञान, कर्म और भक्ति के कई मार्गों से ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भक्ति से ईश्वर को पाना सबसे सरल होता है। भक्ति और एकाग्रता के लिए भजन, कीर्तन और स्मरण जैसी तमाम चीज़ों का सहारा लिया जाता है। भजन में व्यक्ति ईश्वर का नाम जपता है, इसका प्रभाव सामान्य होता है, जबकि कीर्तन में व्यक्ति ईश्वर के नाम का मंत्र जपता है और इसका प्रभाव अद्भुत होता है। देखिए भजन के बाद उपासना की आवश्यकता नहीं होती, जबकि कीर्तन के बाद उपासना की आवश्यकता होती है। उपासना जरूरी होती है कीर्तन के बाद। भजन एक गीत की तरह है, जबकि कीर्तन किसी मंत्र विशेष का उच्चारण है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए।
पॉप म्यूजिक शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और बताना कि इनमें से कौन सा सत्य है। पॉप म्यूजिक विशेष उपशैली से संबंधित है और पॉप म्यूजिक पर अमेरिकी और ब्रिटिश संगीत का ही प्रभाव रहा है। बताइए, क्या पॉप म्यूजिक पर अमेरिकी और ब्रिटिश संगीत उद्योग का ही प्रभाव रहा है? बिल्कुल। लेकिन पॉप म्यूजिक विशेष उप संगीत से संबंधित नहीं होता। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, तो केवल बी हो जाएगा इसका आंसर। तो पॉप म्यूजिक शब्द को पहली बार वर्ष 1926 में लोकप्रिय गीत वाले एक संगीत के तौर पर प्रयोग किया गया था। हैच और मिलवर्ड ने पॉप म्यूजिक को एक ऐसे संगीत के तौर पर परिभाषित किया जो लोकप्रिय जैज और लोक संगीतों से अलग है। देखिए, पॉप म्यूजिक जो है विशेष उप संस्कृति से संबंधित नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य सामान्य श्रोताओं को आकर्षित करना होता है। पॉप म्यूजिक पर अमेरिकी और ब्रिटिश संगीत उद्योग का ही प्रभाव रहा है। यही कारण है कि पॉप म्यूजिक एक अंतर्राष्ट्रीय मोनोकल्चर की तरह बन गया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों और देशों में पॉप म्यूजिक की अपनी शैली है और कई बार स्थानीय विशेषताओं के साथ ही भी उसे पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक सूची में लोकगीत, दूसरी सूची में राज्य। बटियाली है, पटियाली नहीं है। बटियाली पश्चिम बंगाल में, कामरूप असम में, अभंग महाराष्ट्र और संभलपुरी उड़ीसा। बताइए, और कूट की कुछ इस तरह से हैं। देखिए, संबलपुरी उड़ीसा में डी का 4 किस में, एक में एलिमिनेट। अभंग महाराष्ट्र, कामरूप असम, बटियाली, ये तो सही समझ लेते सारे पश्चिम बंगाल। तो कामरूप लोकगीत यह असम का लोकगीत है और यह असम के कामरूप जिले में विकसित हुआ। बात करेंगे बटियाली की, तो बटियाली की उत्पत्ति वर्तमान बांग्लादेश के भाटी इलाके में हुई और यह भारत के पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। संभलपुरी उड़ीसा का एक संगीत है, यह मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। अभंग की बात करें तो बिट्ठल या बिठोबा की स्तुति में अभंग नामक छंद गाए जाते हैं। इसका शुरुआती वर्णन जो है 13वीं सदी में मिलता है और यह महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। नंबर 14 पर आ जाइए। लोक गीतों के संदर्भ में विचार करेंगे। न्योली कुमाऊं क्षेत्र का लोकगीत है और चांचरी तमिलनाडु का लोकगीत है। न्योली उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का लोकगीत है, करेक्ट है। और चांचरी तमिलनाडु का नहीं है, चांचरी भी कुमाऊं क्षेत्र का ही है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। जहाँ जहाँ दो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, केवल पहला सही है। तो न्योली का अर्थ होता है नवेली या नए से लगाया जाता है। ठीक है, न्योली का अर्थ नवेली या नया। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नई बहू को नवेली कहा जाता है। और न्योली एक कोयल प्रजाति की मादा पक्षी भी है। ऐसा माना जाता है कि यह न्योली अपने पति के विरह में निविड़ जंगल में भटकती रही। बात करें चांचरी की, तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का लोकगीत है। ये जो डेफिनेशन है ये उत्तराखंड पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें ये सब लिखने को आता है, विशेषताएं। ठीक है, फिलहाल आप याद रखिए, इतना ही काफ़ी है प्रीलिम्स के लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए न्योली किसका, कुमाऊं क्षेत्र का, उत्तराखंड के। और चांचरी भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का ही। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। रशिया लोक गायन संबंधित है किससे? रशिया लोक गायन का संबंध सूर्य से नहीं है, ब्रह्मा से नहीं है, शिव से नहीं है, कृष्ण से है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में रशिया क्या है? उत्तर प्रदेश में रशिया ब्रज की प्राचीनतम गायकी शैली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की प्राचीनतम गायकी शैली का नाम क्या है? रशिया। ये प्रश्न पूछा था हमने पर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रस्तुतिकरण रास लीला तथा रसिया गायन के माध्यम से किया जाता है। रशिया राधा और कृष्ण को नायक नायिका के रूप में चित्रित करते हुए मानवीय संबंधों, मानवीय प्रेम और ईश्वरीय प्रेम, भक्ति या भक्ति प्रेम का गायन है। रशिया क्या है? उत्तर प्रदेश के ब्रज की प्राचीनतम गायकी शैली रशिया। तो 15 प्रश्न थे ये लोक गीत संगीत से रिलेटेड, कुछ उत्तर प्रदेश, उसके पहाड़ी, उसके पड़ोसी राज्य, कुछ दूसरे स्टेट के। तो इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।